सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन हम 15 ही कर पाए पहली वीडियो में, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मोबाइल की स्क्रीन पे। तो 15 से आगे क्वेश्चनों का अभ्यास अब कर लेते हैं। तो जो टेक्निकल इश्यू के कारण ऐसा कुछ हुआ मोबाइल में, तो दोबारा मैं अपलोड कर रहा हूँ। क्वेश्चन संख्या 16 से हम बात करेंगे, जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम शुरू करते हैं। तो हम थे संतोष ट्रॉफी पर। तो ये हम बात कर लिए थे संतोष ट्रॉफी की, और संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल के लिए होती है, और विश्व फुटबॉल दिवस कब होता है? 25 मई को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना। यहाँ लिखा गया बास्केटबॉल। क्या आपको पता है कि बास्केटबॉल का आविष्कार किसने किया था? जेम्स नाइस्मिथ। जेम्स नाइस्मिथ। ये क्वेश्चन इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था कि बास्केटबॉल के आविष्कार किसने किया था? जेम्स नाइस्मिथ ने किया था। मैं लिख देता हूँ सही से, जेम्स नाइस्मिथ। जेम्स नाइस्मिथ। जेम्स नाइस्मिथ। तो ये आप याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि बास्केटबॉल का आविष्कार किसने किया था? जेम्स नाइस्मिथ ने किया था। ठीक है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन संख्या 16। इसकी बात करते हैं। क्या कहा गया? कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से जुड़ा हुआ है? दोस्तों, भारत में 8 क्लासिकल डांस है, और कथकली की हम बात करें तो केरल का है ये। केरल का नृत्य है कथकली। ठीक है, केरल में थय्यम भी होता है। थय्यम थय्यम के अतिरिक्त थुलाल भी किया जाता है, मोहिनी अट्टम भी होता है, और कुम्माटी कली भी होता है, मरगम कली भी होता है, कोल कली भी होता है, पुली कली भी होता है। तो कथकली, कुम्माटी कली, मरगम कली, कोल कली, ये सब केरल के डांस हैं। ठीक है, कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पे यक्षगान बड़ा फेमस डांस है। यक्षगान और ढोलू कुनीथा बहुत आता है आपके एग्जाम में। ढोलू कुनीथा ये भी कर्नाटक का डांस है। बीरा गासे बहुत आता है। कुर्गा बहुत पूछता है आपके एग्जाम में। भूता कोला बहुत आता है, कर्नाटक का ही डांस है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया तमिलनाडु। तमिलनाडु में होता है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु का डांस है। और आपसे पूछा जाए कि कुम्मी, कुम्मी कहाँ का नृत्य है? तो तमिलनाडु का। ठीक है, कावड़ी अट्टम ये भी आपका तमिलनाडु का ही डांस है, कावड़ी अट्टम भी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। कथकली आपसे पूछा गया था केरल, इसका सही जवाब है। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है, और भगवान का अपना देश, द लैंड ऑफ आउन गॉड, किसको कहा गया? केरल को कहा जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 17। क्या कहता है दोस्तों? पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसके द्वारा बनाई गई थी? दोस्तों, पहली पोलियो वैक्सीन जो बनाई गई थी वो जोनास साल्क के द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, जोनास साल्क। पोलियो जो होता है ये वायरस से होने वाला रोग है। ठीक है, और ये वायरस मुख्यतः 5 साल से कम उम्र के बच्चों को टारगेट करता है। तो आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा चलो, अगर आपसे पूछा जाए कि ये तो वैक्सीन की बात कर रहे हैं, अभी जो है वो पोलियो की ओरल मतलब मौखिक बूंद डाल के उसको दूर किया जाता है। तो ओरल वैक्सीन किसने बनाई थी? वो बनाई थी किसने? पोलियो की जो ओरल वैक्सीन है वो किसके द्वारा बनाई गई थी? ये हमें कमेंट में लिख के बताइएगा कि पोलियो की ओरल वैक्सीन किसने बनाई थी। आपसे पूछा गया था पोलियो की पहली वैक्सीन, तो जोनास साल्क ने बनाई थी। ठीक है, चलो मैं बता दूं, एल्बर्ट साबिन ने बनाई थी। एल्बर्ट साबिन। ठीक है, एक वैज्ञानिक हैं, इनके द्वारा पोलियो की ओरल वैक्सीन बनाई गई थी, और वर्तमान में ओरल वैक्सीन ही चलती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन। केप ऑफ गुड होप के रास्ते, भारत के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, भारत के समुद्री रास्ते की खोज केप ऑफ गुड के रास्ते किसने की थी? वास्को डी गामा ने। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। दोस्तों, वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था, और ये कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। क्या आपको पता है कि वास्को डिगामा की कब्र कहाँ पर है? कोचीन शहर में है। वास्को डिगामा की कब्र कोचीन में है, जो अरब सागर का एक शहर, अरब सागर से सीमा साझा करने वाला एक शहर है। ठीक है, याद रखना। तो भारत आने के लिए समुद्री रास्ते की खोज वास्को डिगामा के द्वारा की गई थी। क्लियर, ये पुर्तगाल से आया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अगला प्रश्न। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? दोस्तों, सोलर सिस्टम के बारे में किसने बताया था? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, कोपरनिकस के द्वारा बताया गया था, सोलर सिस्टम के द्वारा। ठीक है, केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए हैं, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर, नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 20। क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु में मार करता है? दोस्तों, हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है अस्त्र। भारत के पास इकलौती मिसाइल है जो हवा से हवा में मार करती है, और वो है आपकी अस्त्र मिसाइल। ठीक है, जबकि आपकी पृथ्वी मिसाइल सतह सतह पर मार करती है, अग्नि मिसाइल सतह से सतह पर मार करती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, अस्त्र एकमात्र मिसाइल है भारत की जो आपकी मार करती है वायु से वायु में। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन संख्या 21। क्या कहता है दोस्तों? अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 21।
निम्नलिखित में से कौन से देश पॉक स्टेट से जुड़े हैं? पाक जलडमरू मध्य से 2 देश जुड़े हुए हैं, एक भारत और एक श्रीलंका। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, भारत और श्रीलंका। पाक जलडमरू मध्य है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? सीलोन, सीलोन, ठीक है। और श्रीलंका की जो राजभाषा है ना वो सिंगली है, सिंगली, सिंगली भाषा बोली जाती है यहाँ पे। तो आप याद रखिएगा। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे इसकी राजधानी है, आप याद रखना। अच्छा दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन में लिखा गया है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों ही देश एक समांतर रेखा से विभाजित हैं, वो है 38वीं समानांतर रेखा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है कि 38वीं समानांतर रेखा कौन से 2 देशों को अलग करती है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, इनकी मुद्रा बहुत आती है एग्जाम में, बोन, कोरिया की मुद्रा बोन है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था? पॉक स्टेट भारत श्रीलंका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से सही मिलान करना है आपको। हजारीबाग किसके लिए प्रसिद्ध है? हजारीबाग की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो हजारीबाग आपका आएगा एक, हजारीबाग अभ्रक के लिए, नवेली जो है वो कोयले के लिए मिलता है, और कोयला कौन सा? लिग्नाइट कोयला। झरिया, झरिया कोयले की खदान है। राउर केला स्टील के लिए। बस मिल गया आपका। तो हजारीबाग अभ्रक के लिए जाना जाता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो उत्तम किस्म का कोयला है वो कौन सा होता है? वो एंथ्रासाइट होता है। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी जो होती है कोयले की वो एंथ्रासाइट होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत प्राप्त करने चाहिए? दोस्तों यदि कोई राजनीतिक दल है और वो राष्ट्रीय पार्टी बनेगा तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? उसको कितने मत मिलने चाहिए? उसको कम से कम 2% मत मिलने चाहिए, कम से कम 2% मत, ठीक है दोस्तों, याद रखना। अच्छा चलो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूं, क्या आप बता सकते हैं भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टी हैं? कितनी राष्ट्रीय पार्टी हैं वर्तमान में? ठीक है, ये कमेंट में लिख के बताओ। चलो कितनी पार्टियां, जैसे बीजेपी हो गई आपकी, बीएसपी हो गई आपकी, आम आदमी पार्टी हो गई, राष्ट्रीय पार्टी है, तो कमेंट में लिख के बताओ कितनी राष्ट्रीय पार्टी हैं। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात इन ऑप्शन के अनुसार वो है आपका कुंची जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात जो कि कर्नाटक में है, ठीक है, इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। क्लियर, याद रखिएगा, इन ऑप्शन के अनुसार सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात है। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? दोस्तों जूट के उत्पादन में एक ही राज्य है, वो है पश्चिम बंगाल। क्या आपको पता है कि जूट को सिल्वर फाइबर या गोल्डन फाइबर? तो गोल्डन फाइबर कहा जाता है। स्वर्णिम रेशा, गोल्डन फाइबर किस फसल को कहा गया? जूट को कहा जाता है। जूट जो है ये रेशे वाली फसलों के अंतर्गत आता है, और भारत में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, जूट को गोल्डन फाइबर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो मुद्रा आपूर्ति की बात करेंगे तो ये भारत का जो केंद्रीय बैंक है या किसी भी देश का केंद्रीय बैंक है उसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो आरबीआई के द्वारा नियंत्रित होती है। आरबीआई बना था 1 अप्रैल 1935 को, ये भी आप याद रखिएगा। और आरबीआई का मुख्यालय शुरू में कहाँ था? कलकत्ता में। अभी कहाँ पर है? मुंबई में। क्या आपको पता है कि आरबीआई जो है इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो आप याद रखना, बैंकों का बैंक किसे कहा गया? आरबीआई को। आरबीआई भारत के अतिरिक्त पाकिस्तान और म्यांमार का केंद्रीय बैंक भी रह चुका है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। अच्छा दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है आपका वित्त आयोग। वित्त आयोग की नियुक्ति आर्टिकल 280 के तहत होती है, ठीक है, आर्टिकल 280 के तहत 5 साल के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? डब्ल्यूटीओ मतलब विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जेनेवा में है, ठीक है। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। क्लियर, याद रखिएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि विश्व व्यापार संगठन से पहले कौन सी संस्था थी, तो वो गैट थी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, गैट, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? राइस बाउल किसे कहा गया है दोस्तों? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो वो है आपकी अमरावती, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश की राजभाषा तेलुगु है, यहाँ तेलुगु भाषा बोली जाती है।
ये भी आपको याद रखिएगा। और मैं बता दूं आपको, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी डांस भी होता है, कुचिपुड़ी डांस आंध्र प्रदेश। क्लियर दोस्तों? ठीक है, याद रखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा जो अभ्रक निकाली जाती है ना, वो आंध्र प्रदेश से निकाली जाती है। क्लियर? तो चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। चावल खरीफ की फसल है, ये भी आपको ध्यान रखना। क्या आपको पता है कि चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो भारत में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में है। चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दोस्तों, राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किया था दादा भाई नेहरूजी ने। दादा भाई नेहरूजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा गया है, और इनकी एक किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस किताब में इन्होंने धन के अपवहन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नेहरूजी के द्वारा किया गया था। और ये इनके बारे में ना एक बार ये क्वेश्चन भी आया था कि किस कास्ट या किस समुदाय से थे। पारसी थे ये, दादा भाई नेहरूजी पारसी थे। और सबसे इम्पोर्टेंट, ब्रिटेन की संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय है वो नेहरूजी थे। ठीक है, याद रखना, पूछा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया महालनोबिस। पीसी महालनोबिस भारत के एक सांख्यिकीविद थे, और इनका जन्मदिन 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, तो ये आप जरूर याद रखना। भारतीय सांख्यिकी के जनक माने जाते हैं पीसी महालनोबिस, और इनका जन्मदिन कब होता है? 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर दोस्तों? चलिए, अच्छा मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय आय का दूसरा नाम क्या है, दोस्तों राष्ट्रीय आय को कहा जाता है एनएनपी, एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट के बारे में आप याद रखना, लैंड, लेबर और कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय आय का दूसरा नाम क्या है? एनएनपी होता है। सरदार पटेल आप जानते हैं 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस होता है, सरदार पटेल की जयंती होती है। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री बनाए गए थे, ठीक है, सरदार पटेल, तो ये भी आप याद रखें। और इनको लौह पुरुष की उपाधि दी गई है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, सरदार पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी भी है, वो आपकी कहाँ पर है? वो हैदराबाद में है। तो आपसे पूछा गया था राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? सही जवाब होगा नेहरूजी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? दोस्तों, किसी देश का आर्थिक विकास उसके प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है, कैपिटल पर निर्भर करता है, बाजार है या नहीं ये भी डिपेंड करेगा। तो ये सभी जो बिंदु हैं वो आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, अच्छा चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना, लिख के ज़रूर बताना। ठीक है, देखो, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा देश है जो अपनी राष्ट्रीय आय अभी हम पढ़ें इसके बारे में थोड़ा सा। राष्ट्रीय आय में हैप्पीनेस इंडेक्स की गणना करता है। दुनिया का इकलौता देश है जो राष्ट्रीय आय में हैप्पीनेस इंडेक्स की गणना करता है, भारत का पड़ोसी देश है, ये भी बता रहा हूँ। ड्रिक युल इस देश को कहा जाता है, ड्रिक युल इस देश को कहा जाता है। जोंखा यहाँ की भाषा है। अब तो कुछ कुछ समझ में आ गया होगा, तो कमेंट में लिख के बताओ कि ऐसा कौन सा देश है जो अपनी राष्ट्रीय आय में हैप्पीनेस इंडेक्स की गणना करता है। मैंने कितने सारे हिंट्स दे दिए, भारत का पड़ोसी देश है, दूसरा नाम ड्रिक्यूल है उस देश का, जोंका वहाँ की भाषा है, बौद्ध धर्म को मानता है, और क्या बता दूँ? ठीक है, कमेंट में लिख के बताइएगा। तो दोस्तों, ये थे 30 प्रश्न जिसका हमने अभ्यास किया था। 15 प्रश्न पहली वीडियो में मैंने अपलोड कर लिए हैं, और 15 ये हो गए। इसके अतिरिक्त कुछ हम एक्स्ट्रा चीज़ें बारे में बात करेंगे। एक्स्ट्रा चीज़ों में क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे थार मरुस्थल के बारे में। थार मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप का मरुस्थल है, और थार मरुस्थल सबसे पहले हम बात करते हैं, भारतीय मरुस्थल इसको कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा मरुस्थल है, तो आप बताएंगे थार का मरुस्थल। ठीक है, चलो पहला फैक्ट इसके बारे में जानते हैं। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से किनारे पर? पश्चिम किनारे पर। ऐसा क्वेश्चन बना देगा कि अरावली के किस तरफ है, तो पश्चिमी किनारे पर। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। तरंगित मतलब इसमें बालू की ढेर है, वो तरंग के रूप में पाए जाते हैं इस तरह से। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है, मतलब ना के बराबर होती है ना, 150 मिलीमीटर। ठीक, यह शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। भाई देखो, वर्षा नहीं होती तो शुष्क क्षेत्र है, वनस्पति कहाँ से मिलेगी? तो बहुत ना के बराबर वनस्पति मिलेगी, और वनस्पति मिलेगी भी तो शुष्क क्षेत्र वाली मिलेगी, जीरोफाइट मिलेंगे। वर्षा ऋतु में कुछ सरिताएं दिखती हैं। देखो, जब बरसात होती है तो थार के मरुस्थल में कुछ नदियाँ दिखाई देती हैं, लेकिन बहुत बड़ी नदी नहीं होगी, छोटी सी नदी, वही मानसून के सीजन में। ठीक है, और उसके बाद में बालू में विलीन हो जाती हैं। देखो क्या कहा,
कि बरसात के दिन में तो दिखेंगी कि हाँ नदी है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो सब बालू में विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने के कारण वो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। जब नदियों में पर्याप्त जल ही नहीं मिलेगा तो उनका बहाव कम हो जाएगा, और बहाव कम हो जाएगा तो वो भूमि के अंदर ही समा जाएंगी, रेत में ही समा जाएंगी। आगे, केवल लूनी, बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है इस क्षेत्र की, लूनी नदी इस क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी है। क्वेश्चन एक बार पूछा था एसएससी ने कि थार के मरुस्थल में बहने वाली उस नदी का नाम बताओ जो कच्छ के रण में जाके विलीन हो जाती है। सही जवाब क्या होगा? लूनी नदी। या आपसे क्वेश्चन पूछे कि थार मरुस्थल में कौन सी नदी बहती है, योर आंसर विल बी लूनी रिवर। क्लियर, याद रखिएगा। चलिए आगे क्या फैक्ट लिखा गया है? आगे एक फैक्ट लिखा गया, बरकान। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। बरकान क्या होता है? अर्धचंद्राकार टीला होता है किसका? रेत का। तो अगर आप थार मरुस्थल में कभी जाएंगे तो आपको बहुत सारे बरकान देखने को मिलेंगे, रेत के टीले मिलेंगे जो आधे चंद्रमा के शेप में होंगे। ठीक है, टीले का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबे टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएंगे तो आपको बरकान के समूह देखने को मिलेंगे। तो बरकान जो होता है ये रेत के टीले होते हैं जिनकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है। क्लियर दोस्तों? तो हमने पढ़ा किसके बारे में? थार मरुस्थल के बारे में। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था नदियों के बारे में, इसमें कृष्णा नदी के बारे में, गोदावरी नदी के बारे में हम पढ़े थे। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी है आपके लिए, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अतिरिक्त एक फैक्ट और हम पढ़ते हैं, और वो फैक्ट क्या है? वो फैक्ट है दोआब को लेकर। क्या आप जानते हैं दोआब क्या होता है? देखो, दो मतलब दो और आब मतलब नदी, तो दो नदियों के बीच का भाग दोआब कहलाता है। ठीक है, अब पंजाब तो आप पढ़े होंगे, पंज मतलब पाँच, और आब मतलब नदी, 5 नदियों की भूमि पंजाब है। ठीक है, क्या आपको पता है कि एक भारत में बड़ा फेमस दोआब है रेचना? रेचना दोआब। रेचना दोआब में कौन कौन सी नदी है, क्या आप बता सकते हैं? देखो, रे से है रावी और चना से चिनाब। तो रेचना दोआब 2 नदियों का दोआब है। दोआब वो भूमि है जो 2 नदियों के बीच स्थित होती है। क्लियर दोस्तों? याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जिसको हमने पढ़े, और इससे पहले मैंने 15 क्वेश्चन पहली वीडियो में डाले हैं, 15 से आगे क्वेश्चन इस वीडियो में है। आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना कोई सजेशन हो, कोई ओपिनियन हो तो वो मुझे आप कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, बात करेंगे फिर अगले मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।